आज के इस वीडियो में विद्यार्थी एक नए अध्याय बहुपद को जानेंगे और बहुपदों में होने वाली संक्रियाओं को समझेंगे। सबसे पहले बात आती है कि बहुपद क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ व्यंजक बहुपद है या नहीं। बीजगणित में जब हम राशियों को प्रकट करते हैं तो उनका स्वरूप बहुपद का स्वरूप होता है। अंकगणित में हमने सारा प्रकटीकरण अंकों के माध्यम से सीखा, जिसमें आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक, और सारी संख्याओं के एक मिश्रित समूह को वास्तविक संख्याओं के रूप में पढ़ा। यह सब आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। लेकिन बीजगणित में हम इन्हीं संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को सुगमता से हल करने के लिए चरों का सहारा लेते हैं। चर क्या है? वास्तव में चर किसी अक्षर को कहते हैं जो वर्णमाला का अक्षर हम ए, एक्स का, किसी भी भाषा में यदि हम अक्षरों का प्रयोग गणित में करते हैं तो वे अक्षर चर कहलाते हैं। अब इसी के साथ एक शब्द आ जाता है अचर। तो अब इन दोनों का शाब्दिक अर्थ भी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चर का मतलब होता है परिवर्तनशील, अचर का मतलब होता है स्थिर। अचर अर्थात फिक्स। अगर हमने 5 लिख दिया है तो अब इसका मतलब सभी विद्यार्थी एक ही बात समझते हैं कि 5 का मतलब 5 एक संख्यात्मक गिनती वाला स्वरूप है, जिसको आप काउंटिंग में समझ सकते हैं कि 5 का मतलब 5। लेकिन इस ए का मतलब ए ही नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया था कि ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए के अनेक अर्थ पढ़ाए गए थे, तो उसी तरीके हम कह सकते हैं कि बीजगणित में इस प्रयोग किए गए चर ए के कई मान हो सकते हैं, परिवर्ती मान हो सकते हैं। इसीलिए इसको चर कहा गया, परिवर्ती कहा गया। अब अगला सिस्टम आता है हमें जानने का, पद। पद क्या है? पद इन्हीं चर और अचर से बने हुए, चर और अचर के प्रयोग से बने हुए बीजीय व्यंजकों में पाए जाते हैं। कैसे? जैसे हमने कहीं लिख दिया x-3, तो यहां पर x एक चर पद है और -3 एक अचर पद है। जिस पद में केवल संख्यात्मक मान दिया गया हो वह अचर पद कहलाता है, और जिस पद में चर स्वरूप दिया गया हो या चर का प्रयोग किया गया हो वह चर पद कहलाता है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -4x² y प्लस 8y² +7। अब हमने अगर ये लिखा है
तो इसका मतलब यहां पर यहां से लेकर यहां तक एक पद, इतनी राशि को हम पद बोलते हैं। फिर यहां से लेकर यहां तक यह दूसरा पद, और यहां से लेकर यहां तक यह तीसरा पद। तो किसी एक पद में होता क्या क्या है? नंबर एक, उसका चिन्ह होता है। उसका चिन्ह होता है, क्या होता है? प्लस या माइनस। नंबर दो, उसमें संख्यांक होता है। नंबर दो क्या होता है? संख्यांक होता है। और नंबर तीन, इसमें चर होता है। और नंबर चार, इसमें घातांक भी होता है। तो किसी भी एक पद में इतनी बातें होती हैं। तो चलते हैं भाई, हम यहां पर कुछ पद लिखेंगे और उनमें देखेंगे। जैसे हमने यहां पे लिख दिया 4, ये 4 एक पद है। अब इसमें चिन्ह क्या है? प्लस। संख्यांक क्या है? 4। चर क्या है? अब मन में हमने कोई भी चर सोचा तो वो चर किस रूप में है? शून्य घात के रूप में। जैसे हमने कहा ए चर है जिसमें घात कितनी है? शून्य। तो ए की घात शून्य का मतलब क्या होता है? 1। क्या मीनिंग इसका होता है? 1। और इन सबके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो 4 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। अर्थात इस पूरे पद 4 में कोई भी चर यदि प्रयोग किया गया है तो उस चर की शून्य घात है। ठीक। अगर हमने लिखा -3x², अब इस पद में देखो चिन्ह क्या है? माइनस। संख्यांक क्या है? 3। चर क्या है? x। घातांक क्या है? 2। अर्थात यह एक विस्तारित पद है। इसके अलावा जैसे कहीं लिख दिया जाए -x-y²। अब देखो यहां कोष्ठक भी प्रयोग कर लिए गए। तो कोष्ठकों का प्रयोग तो विद्यार्थियों को पहले भी बताया गया है, पदों को सामूहिक रूप से प्रकट करने के लिए किया जाता है। यदि हमें किन पदों को सामूहिक रूप से प्रकट करना है, जैसे तुम जिस कक्षा में पढ़ते हो उस पूरी कक्षा का नाम रख दिया गया कक्षा 10। अब कक्षा 10 का मतलब क्या है? उसमें पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी है ना। सब लोगों का एक सामूहिक नाम हो गया कि कक्षा 10। अब कक्षा 10 में पढ़ते हो तो उसका एक सामूहिक नाम। तो सामूहिक प्रकटीकरण के लिए हम कोष्ठकों का सहारा लेते हैं। मतलब ये जो x और y 2 पद हैं, इन दोनों पदों को हमने सामूहिक इस ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अर्थात इस कोष्ठक को हम एक नए चर के स्वरूप में मान सकते हैं। अब यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक पद है जिसका चिन्ह माइनस है, जिसका संख्यांक 1 है यहां छिपा हुआ है, और जिसका चर x माइनस वाई है, और जिसका घातांक 2 है। तो इस प्रकार आपने क्या पहचाना? पद के विभिन्न स्वरूप पहचाने कि आपको एक अचर पद मिल सकता है, एक चर पद मिल सकता है, और एक ऐसा पद मिल सकता है जिसमें आपको कोष्ठकों का प्रयोग हो। तो इस प्रकार से, लेकिन हम देखते हैं क्या कि पद के केवल 2 ही स्वरूप, चर पद और अचर पद। तो आप देखते हैं, अगर हमने पद पढ़ा है तो पद 2 स्वरूप, चर पद और अचर पद। ठीक। किसी भी व्यंजक में पद हमको केवल 2 ही स्वरूपों में मिलेगा, चर पद के रूप में और अचर पद के रूप में। अब इन चर पदों और अचर पदों का सम्मिलित समूह क्या कहलाता है? बहुपद। अर्थात इन्हीं की सहायता से निर्माण काहे का हो रहा है? बहुपद का। तो जो बहुपदों का निर्माण हो रहा है उनको जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे कहीं लिखा 7,
तो ये क्या हो गया, एक पदीय बहुपद। ध्यान से समझेंगे विद्यार्थी, ये कैसा हो गया, एक पदीय। बहुपद। कहीं लिखा है -3x, तो ये भी क्या है, एक पदीय बहुपद। अगर कहीं लिखा है x-3, ये हो गया द्विपदीय बहुपद। कहीं लिखा है 3x² -x + 6, तो ये क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। अगर कहीं लिखा x³ -x² + x + 4, तो ये क्या हो गया, चतुष्पदीय बहुपद। तो इस प्रकार हम जो बहुपद देखेंगे उनमें क्या होगा, पदों की संख्या 1 से लेकर अनंत तक, यानी अधिक हो सकते हैं। जरूरत क्या है, कम से कम कितना पद होना चाहिए, एक। अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं। हम ऐसा बहुपद भी देख सकते हैं, अब ये बहुपद कैसा है, अगर इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो यहां दो नए पद तैयार हो जाएंगे और पदों की संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि हमसे इसके बारे में पूछा गया है, तो ये कैसा है, त्रिपदीय बहुपद। आगे चलते हैं। अब हमने लिखा 3x² -4x की पावर -1। देखने में क्या लग रहा है, ये द्विपदीय बहुपद है। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें घातांक ऋणात्मक है। जो घातांक है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घातांक क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 से लेकर अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, धनात्मक नहीं कहा हमने, क्या कहा, पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है ना, और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। 0 अगर होगा तो काम चलेगा, 1 होगा तो काम चलेगा, 2 होगा काम चलेगा, 100 होगा काम चलेगा। अगली एक प्रश्न को हमने दिखाया -15x √ x + 7, यह भी बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये √x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की घात 1/2। अर्थात जो घातांक इसका निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 1/2। तो क्या होना चाहिए, घातांक परिमेय नहीं होना चाहिए, सॉरी भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे लिखेंगे, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। घातांक भिन्नात्मक है, इसलिए जो है ये क्या है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं था, क्यों, यहां पे लिखेंगे घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, ये विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखनी है। अब देखते हैं घातांकों का एक दूसरा स्वरूप। जैसे हमने लिखा x + 3, इसको हम यह भी कहेंगे एक घातीय बहुपद। इसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। 4x² -3x + 1 द्विघातीय बहुपद।
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 त्रिघातीय बहुपद। अब ये बहुपदों का कौन सा स्वरूप है? ये बहुपद देखो, यहां पर हमने एक पदीय, ठीक है ना, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुष्पदीय, ये बंटवारा हमने बताया पदों की दृष्टि से, पदों की गिनती के रूप में, ठीक। फिर बीच में बताया बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, उनका कारण भी बताया। फिर तुमको बताया बहुपदों के गुण कैसे, घातांकों की दृष्टि से, ठीक। ये एक घातीय बहुपद का मतलब क्या हो गया, x की अधिकतम घात कितनी है, 1। अधिकतम घात कितनी है, 1। ये क्यों है द्विघातीय, x की अधिकतम घात 2 है। ये क्यों है, दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो जो ये अधिकतम घात होती है, यही अधिकतम घात बहुपद की घात भी कहलाती है। अर्थात इस प्रश्न में अगर तुमसे बहुपद की घात पूछा जाए तो इस बहुपद की घात कितनी कहलाएगी, 3 घात वाला, इसीलिए इसे त्रिघातीय कहा गया। ये 2 घात वाला, इसीलिए इसे द्विघातीय कहा गया। तो अभी तक विद्यार्थियों ने क्या सीखा, बहुपदों में चर और अचर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, पदों से बहुपद का निर्माण होने पर पदों की दृष्टि से कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, कौन कौन से व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, और घातों की दृष्टि से बहुपदों को हम कैसे प्रकट करते हैं। अब इसके बाद विद्यार्थी जानेंगे बहुपद के शून्यक, इसके बारे में विद्यार्थी जानेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये 2 पदों वाला बहुपद है, फिर भी इसे एक घातीय बहुपद कहा गया, क्योंकि इसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 है। ये 3 पदों वाला बहुपद है, इसे द्विघातीय बहुपद कहा गया, क्योंकि यहां अधिकतम घात 2 है। तो यह जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद में अगर वो द्विघातीय है तो 3 पद हो। अगर हमने यहां पे लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2, विद्यार्थी ध्यान दें, क्या हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें पद कितने हैं, 2। तो पदों की दृष्टि से यह द्विपदीय बहुपद है, और घात की दृष्टि से यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहां पर x की घात कितनी है, 2। तो अब हम क्या कहेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद की घात जब हम निकालते हैं तो जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, अधिकतम बहुपद की घात संख्या के बराबर। कितनी होगी, अधिकतम घात संख्या के बराबर। यानी बहुपद की घात अगर 2 है तो इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त होंगे। अगर बहुपद की घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक प्राप्त होंगे। अगर बहुपद की घात 4 है तो उसके 4 शून्यक प्राप्त होंगे। तो आज तो इस वीडियो में हमने विद्यार्थियों को इस अध्याय से परिचय कराया। अगले वीडियो में हम विद्यार्थियों को बहुपद से संबंधित प्रश्नों के
शून्य ज्ञात करना तथा प्रयोग किए जाने वाले सूत्र और अन्य नियमों की जानकारी देंगे।